Uh, so today in this lecture we are going to discuss about order number 1 of civil procedure code. इससे पहले जो हमने वो sections portion को complete किया substantial law को. Therefore the procedural law goes with order number 1, parties to the suit. This is the order first, which contains some 13 rules. तो पहले हम इस ऑर्डर नंबर 1 को पढ़ लेते हैं. उसके बाद जो है ना, आपका शायद कोई क्वेश्चन था, आप व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे, मैं आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया. उसको आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह वी शुड ट्राई टू क्रैक दैट क्वेश्चन. ऑर्डर नंबर 1 ये कहता है कि जो एक सूट होता है, यानी जो सिविल केस होता है, उसके अंदर कौन सी पार्टीज को एड किया जा सकता है एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट. इसका एक रूल है, रूल नंबर 10 ऑफ ऑर्डर नंबर 1. उसकी तो बड़ी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है. उससे रिलेटेड मैं आपको एक ड्राफ्ट भी शो करूंगा, दिखाऊंगा कि भाई केसेस जो है ना, वो ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन किस तरह दी जाती है बिफोर द कोर्ट, और फिर उन पर जो है ना वो सुनवाइयाँ किस तरह होती हैं. रूल नंबर 1 कहता है कि हु मे बी प्लेंटिफ, जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर. बस सिंपल ये है कि भाई प्लेंटिफ कौन होंगे. जो हम कहते हैं कि भाई प्लेंटिफ प्लेंटिफ, उसके ऑपोजिट में डिफेंडेंट. प्लेंटिफ होगा कौन और किन प्लेंटिफ्स को एक सूट में जो है ना वो एड किया जा सकता है. तो प्लेंटिफ वो बंदा जो सूट को इंस्टीट्यूट करे, वो प्लेंटिफ होता है. और जिसके पास हो राइट टू रिलीफ, यानी उसका हक था लेकिन उसका हक जो है ना वो इन्फ्रिंज किया गया. देयरफॉर ही हैज राइट टू रिलीफ, तो ही कैन गो फॉर रूल नंबर 1. तो रूल नंबर 1 जो है बताता है कि प्लेंटिफ कौन होगा. वो होगा जिसके पास राइट टू रिलीफ हो. रिलीफ भी किस से रिलेटेड, रिलेटेड टू द सेम एक्ट और सीरीज ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, तो या सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह का भाई मेरी जो है ना वो मेरे पैसे भी खाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, मेरी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया है. तो एक डिफेंडेंट है और वो ये नुकसान देता जा रहा है रिलीफ, यानी उस प्लेंटिफ को. तो फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स क्रिएट होते जा रहे हैं और उन सीरीज ऑफ एक्ट्स से रिलेटेड तमाम रिलीफ क्रिएट हो रहे हैं. तो फिर जो है ना वो प्लेंटिफ एड हो सकता है या ज्वाइन कर सकता है या सूट को इंस्टीट्यूट कर सकता है. रूल नंबर 2, अगर कोर्ट समझती है कि भाई, सपोज करें भाई एक प्लेंटिफ ने केस को फाइल किया, सूट को इंस्टीट्यूट किया अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर डिफेंडेंट. फिर ऐसा होता है कि दूसरा प्लेंटिफ भी आता है और वो कहता है कि जज साहब मुझे भी इस केस में एज अ प्लेंटिफ जो है ना वो एड करो, क्योंकि मेरे साथ भी यही मसला है. मेरी भी प्रॉपर्टी थी और मैं जो है ना वो डिफेंडेंट, यही डिफेंडेंट वही हरकत जो है ना मेरे साथ भी कर रहा है. तो मुझे भी इसके अंदर पार्टी बनाया जाए. मैं इस प्लेंटिफ का भाई हूँ सपोज करो, या मैं जो है इस प्लेंटिफ की बहन हूँ, तो वो बन सकता है पार्टी. लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि इनको एड करने से जो ट्रायल है इट शैल बी डिलेड, वो डिले होगा, ट्रायल में जो ना वो अ, बड़ी एक देर होगी, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल नहीं हो पाएगी केस की. तो कोर्ट के पास ना, कोर्ट हैज टू ऑप्शंस टू गो. पहला ऑप्शन ये है कि कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर कर सकती है कि भाई प्लेंटिफ्स जो है ना, जो भी उस कोर्ट केस में प्लेंटिफ है, वो खुद ही डिसाइड कर ले कि इस प्लेंटिफ को एड करना चाहिए इन दिस सूट. क्योंकि अगर इस बंदे को एड करेंगे तो केस जो है ना वो डिले होगा, और उससे नुकसान प्लेंटिफ को है और किसी को भी नहीं है. डिफेंडेंट को तो कोई नुकसान नहीं है. प्लेंटिफ का मसला था, प्लेंटिफ लाया है केस को और कोर्ट उसको कह रही है कि अगर ये प्लेंटिफ को आप एड करोगे एज अ प्लेंटिफ इन दिस सूट, तो फिर जो है ना वो केस डिले हो जाएगा. तो अगर वो प्लेंटिफ मानते हैं कि सर ठीक है इसको ऐड कर दो, थोड़ा बिग डील, तो फिर कर देंगे ऐड. और अगर वो समझता है, प्लेंटिफ समझते हैं कि नहीं इसको नहीं ऐड करना चाहिए, तो फिर उसको जो है ना वो स्ट्राइक आउट किया जाएगा. तो एक ऑप्शन कोर्ट के पास ये है. यहाँ पर टर्म यूज हुआ है मे. कोर्ट में यानी कोर्ट का पावर है, कोर्ट के पास ऑप्शन हैं टू अवेल. एक ऑप्शन ये है कि प्लेंटिफ को कहें कि आप इसको ऐड करो या नहीं. दूसरा ऑप्शन क्या है कि कोर्ट जो है ना ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल. यानी वो जो दूसरा प्लेंटिफ आया है, कोर्ट कहेगी कि ये प्लेंटिफ अलग जाके सूट फाइल करे, ठीक है ना, एक अलग प्रोसेस शुरू करे अगेंस्ट दिस डिफेंडेंट बिफोर एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ. तो फिर अलग ट्रायल भी शुरू हो सकता है. तो कोर्ट के पास ये पावर है कि डिफरेंट ऑर्डर कर सकती है फॉर द सेपरेट ट्रायल. तो ये था रूल नंबर 2.
अगर भाई प्लेंटिफ कौन ज्वाइन कर सकता है, जिसका राइट टू रिलीफ हो, इसी तरह डिफेंडेंट कौन ज्वाइन कर सकता है? तो डिफेंडेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं जिनके अगेंस्ट राइट टू रिलीफ क्लेम किया गया है। तो ये तो बड़ा इजी है कि एक डिफेंडेंट समझता है कि भाई अ, मेरे खिलाफ भी जो है ना ये सूट हो सकता है, मेरे खिलाफ भी ये मसला है, तो वो डिफेंडेंट भी ज्वाइन कर सकता है, या जो दूसरे डिफेंडेंट है वो कोर्ट को कह सकते हैं कि एप्लीकेशन के थ्रू कि इस डिफेंडेंट को भी ऐड किया जाए। ठीक है, तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है, प्लेंटिफ कहे कि सर इस डिफेंडेंट को ऐड करो, तो उस डिफेंडेंट को फिर ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई पार्टीशन का मसला है, मेरा भाई जो है ना वो प्रॉपर्टी को पार्टीशन नहीं कर रहा है, मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अपने भाई के खिलाफ केस फाइल करूंगा, मैं प्लेंटिफ हो गया, मेरा भाई डिफेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि मैं जो है ना वो ये चाहता हूँ कि मुख्तियार कार को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि पार्टीशन तो एट द एंड मुख्तियार कार ही करेगा, उसके पास सेवेंथ फॉर्म है, वही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में पुट करेगा इंफॉर्मेशन एज टू द प्रॉपर्टी कंसर्न्ड। तो फिर जो है ना वो मुख्तियार कार को भी एड किया जाएगा एज अ डिफेंडेंट इन दिस सूट, यानी उसके अगेंस्ट भी राइट टू रिलीफ जो है ना वो क्लेम किया गया। इसी तरह जजमेंट, रूल नंबर 4 कहता है कि जजमेंट जो है ना वो किसके अगेंस्ट होगी? तो वो जजमेंट है वो तमाम डिफेंडेंट्स के खिलाफ होगी। ठीक है ना, और जजमेंट की नेचर ये भी हो सकती है कि वो जो है ना वो किसी एक बंदे के खिलाफ पास हो या तमाम के खिलाफ पास हो। ठीक है, फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द पार्टीज। भाई फॉर एग्जांपल भाई, यानी जजमेंट जो है ना वो ऐसा नहीं होगा कि एक जजमेंट सब पर जो है ना वो बराबर एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं होगा। अब भाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पार्टीशन की जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ना वो प्रॉपर्टी जो वो जो भाई है मेरा, ही इज बाउंड टू पार्टीशन, वो पार्टीशन करेगा, उससे नुकसान उस भाई को ही होगा। ठीक है, पार्टीशन से। ठीक है ना, मुख्तियार कार का खुद का नुकसान कोई नहीं होगा, मुख्तियार कार भी हालांकि उसके अंदर पार्टी तो है। तो जजमेंट जब आई है तो मुख्तियार कार को एक अलग किस्म का जो है ना वो ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम जो है ना वो इसको इन्फोर्स कराओ, और भाई मेरे को एक अलग किस्म का जो है ना वो नुकसान हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन से इज द नेचर ऑफ द जजमेंट पास बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ द नेक्स्ट इज रूल नंबर 7। हम स्विच करते जा रहे हैं रिलेटेड टू द कंसर्न एंड प्रैक्टिकल रूल्स ओनली, तमाम रूल्स को नहीं पढ़ रहे। When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought, plaintiff made names of every defendant against whom doubt exists। भाई प्लेंटिफ जो है ना वो बड़ा परेशान है कि किस डिफेंडेंट को पार्टी बनाया जाए, डाउट है। ठीक है ना, तो फिर वो किसी भी तमाम डिफेंडेंट्स को पार्टी बना सकता है। जो भी उस मैटर से उस डिस्प्यूट से कंसर्न है, उन तमाम के खिलाफ जो है वो उन तमाम को जो है ना फिर पार्टी बनाया जा सकता है। तमाम डिफेंडेंट्स के पार्ट डिफेंडेंट के नाम जो है ना वो ऐड किए जाएंगे। तो अनस भाई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको रूल नंबर 7 से? हालांकि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, देखते हैं कि आपका दिमाग कहाँ तक पहुंचा। कि क्या मैं जो है ना बड़ा मेरा मूड बना है कि मैं तमाम दुनिया के तमाम लोगों को डिफेंडेंट बना सकूं, क्या ये हो सकता है? मसला एक के खिलाफ है और मैं सबको बना दूं डिफेंडेंट? ब्रो, शायद आपके माइक का मसला है। हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? रिकॉर्डिंग मैंने खोलना मैं भूल गया। रूल नंबर 10 जो है ना वो बात करता है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की, बात करता है कि बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इन द कोर्ट। ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाई जाती है रूल 10 की। तो वो देखते हैं कि क्या है। सूट इन नेम ऑफ अ रॉन्ग प्लेंटिफ। when the suit is instituted in the name of the wrong plaintiff, or when it is doubtful as to who is right plaintiff, देन कोर्ट में ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन, यानी सूट जिसको फाइल करना था वो उसने किया नहीं, किसी और ने फाइल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल
पार्टीशन का मामला था, मैं हम दोनों भाई हैं, मेरा भाई मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी इज टू बी पार्टीशनड। अब क्या करना चाहिए कि मैं जाऊं और केस फाइल करूं ना, मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने अपने अंकल को बताया और अंकल जो है ना वो जाके केस को फाइल करता है और अंकल खुद पार्टीशन यानी प्लेंटिफ जो है ना वो बन जाता है। ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो रॉन्ग प्लेंटिफ का नाम है, और दिस प्लेंटिफ इज टू बी रिप्लेस्ड बाय मी। ठीक है ना, मुझे प्लेंटिफ बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बंदा है वो गलत है एज अ प्लेंटिफ। तो कोर्ट कोर्ट के पास क्या पावर है कि कोर्ट जो है ना वो ऑर्डर करेगी सब्स्टिट्यूशन, यानी ऊपर ऊपर जो प्लेंटिफ का नाम होगा उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। अब इसी रूल नंबर 10 की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के बारे में जो मैं बता रहा था वो ये क्लॉज 2 है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, दिस इज क्लॉज 2, जो कि बहुत जरूरी है। कोर्ट के पास एक और पावर है। क्या पावर है कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड द पार्टीज। कोर्ट अगर समझती है कि किसी रॉन्ग प्लेंटिफ को एड किया गया है तो इसको स्ट्राइक आउट कर देगी। कोर्ट अगर समझती है कि किसी रॉन्ग डिफेंडेंट को पार्टी बनाया गया है, कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट कर देगी। ठीक है, कोर्ट समझती है कि भाई पर्टिकुलर प्लेंटिफ को पार्टी बनाना चाहिए, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी एडिंग ऑफ दैट प्लेंटिफ। कोर्ट अगर समझती है कि जो है ना वो पर्टिकुलर डिफेंडेंट को पार्टी बनाना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुख्तियार का को, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी एडिंग ऑफ दैट पार्टी, एडिंग ऑफ दैट डिफेंडेंट। ठीक है, तो व्हेन पार्टीज आर इम्प्रॉपरली एडिड और व्हेन प्रॉपर पार्टीज आर टू बी एडिड, ठीक है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि या तो स्ट्राइक आउट करो या पार्टीज को ऐड करो। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी कंसर्न्ड, या अगर कोर्ट चाहे तो सो मोटो भी कर सकती है उसको। सो मोटो का मतलब क्या होता है नाम भाई, पता है आपको? मैंने आपको बताया था पहले भी। आज खुद नोटिस। हाँ, अज खुद नोटिस या ऑन इट्स ओन मोशन, यानी कोर्ट अगर खुद चाहे तो फिर उसको कर सकती है, क्या ऐड कर सकती है या स्ट्राइक आउट कर सकती है। तो इसके हम एप्लीकेशन भी यानी थोड़ी देर खुद ही में नोटिस भेज सकती है। जी। यानी खुद ही नोटिस भेज सकती है कि आप इसमें पार्टियां आ जाएं, ऐसे। बस ऐसा नोटिस नहीं, बस ऐसा होगा कि पार्टी जब कोर्ट में अपीयर हुई ना, कोर्ट कहेगी कि भाई दोनों पार्टी सामने खड़ी हैं, उनको कहेगी कि इस पार्टी को ऐड करो, इसको निकाल दो, बस यही होगा। तो हम्म। जब भी नेक्स्ट हियरिंग होगी, नेक्स्ट हियरिंग पर वो चेंजिंग हो जाएंगी। अगर डिफेंडेंट को पता नहीं है तो समन्स जारी किए जाएंगे कि प्लेंट में अमेंडमेंट हुई है, समन्स डिफेंडेंट पर सर्व होंगे और डिफेंडेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना आएगा। और जो जिस पार्टी को सपोज करो डिफेंडेंट एज अ डिफेंडेंट एड किया गया है, तो उस डिफेंडेंट पर भी समन जो है ना जारी होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुख्तियार कार को एड कर दिया, मुख्तियार कार को पता ही नहीं है कि मैं केस में पार्टी बन गया हूँ, तो मुख्तियार कार को समन भेजे जाएंगे, नोटिस भेजे जाएंगे, उसको पता बताया जाएगा, और फिर जो है ना अपॉन समन ही शल अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर होगा। क्लॉज नंबर 4 ठीक। रूल 10 की बात करता है कि व्हेन एनी न्यू डिफेंडेड इज एडेड। सिंपल मतलब ये है कि भाई अगर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मुख्तियार कार को एज अ डिफेंडेंट पार्टी बनाया गया है, तो उस पर जो है ना वो उस पर समन की कॉपीज भेजी जाएंगी डिफेंडेंट को, प्लेंट में अमेंडमेंट लाई जाएगी उस प्लेंट की कॉपी, और समन जो है ना वो सर्व किए जाएंगे उस डिफेंडेंट पर, ताकि उसको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो हो कि उसके खिलाफ एक केस हुआ है और उस केस में ही इज अ पार्टी एज अ डिफेंडेंट। या प्लेंटिफ अगर ऐड किया गया है तो प्लेंटिफ को भी बताया जाए, प्लेंटिफ तक भी समन सर्व किए जाएंगे कि आपको जो है ना वो एज अ पार्टी इंक्लूड किया गया है इन दिस सूट। तो ये था ऑर्डर नंबर 1। इसका हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम ऑर्डर नंबर 2 की तरफ। ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट कोर्ट हैदराबाद में हमने ही केस ये फाइल किया था। केस मतलब इस तरह की सिविल पिटीशन थी, अपील अपील में गए थे हम, और ये दोनों पार्टीज थी, एक्स वाई जी, मैंने नाम चेंज कर दिया पार्टीज का, पिटिशनर वर्सेस रेस्पोंडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखनी होती है। ठीक है, इंटरवीनर पिटिशनर नंबर 2, यानी बीच में जो पिटिशनर हमने ऐड कराया वो। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि भाई एक केस चल रहा था, और हमें एक बंदा अगर आकर कहता है कि वकील साहब केस चल रहा है, सिविल पिटिशन चल रही है, और उसमें मैं पार्टी बनना चाहता हूँ एज एन इंटरवीनर, पिटिशनर जो भी हो,
इंटरवीनर यानी जो बीच में आए, पहले नहीं था लेकिन बीच में केस में इंक्लूड हो जाए तो वो हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है ना उसके वकील बने, यानी वी बिकेम द एडवोकेट ऑफ इंटरवीनर, जिसको हम पिटिशनर टू था उसके, जिसका नाम XYZ जो ये लिखा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है ना वो उसके, हमने जो है ना फिर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी, किसकी एप्लीकेशन दी? एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर रूल वन, सॉरी अंडर ऑर्डर वन रूल टू, रूल 10, अंडर ऑर्डर वन रूल 10, जो कि हमने अभी पढ़ा कि कोर्ट के पास पावर है कि वो जो ना एड कर सकती है पार्टीज को या स्ट्राइक आउट वगैरह, ये जो पावर्स उनके। हमेशा याद रखिएगा जब भी सिविल प्रोसीजर कोड में CPC की जब भी एप्लीकेशन दी जाती है, उसके यानी चाहे कौन सा भी ऑर्डर हो रूल हो, उसके साथ ये लिखना बहुत जरूरी होता है, रीड विद सेक्शन नंबर 151 ऑफ CPC। हमने 151 सेक्शन को पढ़ा था, क्या था वो 151 नाम भाई? सर जी मुझे सच तो याद नहीं है, अनस नाम है मेरा। हाँ अनस भाई, इनाम क्योंकि एक और भी कोर्स होता है तो उसमें इनाम होता है वो, चलिए बताएं अनस भाई। और सर इस टाइम तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से वो भी इस तरह का था, कोर्ट के पास पावर है ऐड कर सकती है, या इससे रिलेटेड ही है, रेलिवेंट है। नहीं 151 जो है ना वो इनहेरेंट पावर से डील करता है, हमने पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, क्या? ये इसको साथ मिला के पढ़ेंगे हाँ यानी ये इसका हवाला देना। ये लाजमी लगती है, ये 151 का मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोर्ट अगर कहे ना कि मेरे पास तो पावर ही नहीं है कि मैं ये काम करूं, काम कौन सा, जो भी ये ऊपर लिखा हुआ है ना ये काम है, कोर्ट को ये करना होगा। और अगर कोर्ट कहे कि मेरे पास तो ये पावर ही नहीं है, तो कोर्ट को हम ये बता सकते हैं कि सर आपके पास पावर, अगर कोर्ट इस कोड में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में अगर आपके पास पावर कहीं एक्सप्रेसली लिखा नहीं हुआ है कि आपको पावर है या नहीं है, तो आपके पास एटलीस्ट 151 में तो पावर है ना, इनहेरेंट पावर, उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन को ग्रांट करें। तो इस पर आर्ग्यूमेंट होंगे फिर कोर्ट के सामने। अब क्या किया हमने, जी। क्या कहा? इट इज प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज्ड टू ऑर्डर फॉर ज्वाइनिंग या एड जो भी हो, किसको ज्वाइन करो? इंटरवीनर को, यानी जो बीच में आया है एज पिटिशनर नंबर टू। ठीक है, पिटिशनर वन तो पहले ही था, हमने टू को ऐड करवाया है, उसके लिए एप्लीकेशन है इन द अबव मैटर ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स मेंशन्ड अकॉम्पनिंग एफिडेविट। ठीक है, प्रेयर इज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डेटेड, ये पिटिशनर इन पर्सन जो है ना ये चीजें होंगी। इन पर्सन क्या होगा इसको हम आगे देखेंगे, आएगा इंशाल्लाह, वी शैल डिस्कस ओवर देयर। उसके बाद क्या होगा, ये एप्लीकेशन जब हमने लिखी उसके साथ हम डालेंगे एक एफिडेविट, ये होता है एफिडेविट, ऊपर ऊपर लिखा होगा एफिडेविट। उसके बाद वही चीजें कि सर इसमें मैंने जो भी एप्लीकेशन में बातें कही है, दीज आर ट्रू टू माय बिलीफ, ट्रू टू दी नॉलेज। ठीक है, मुझे पता है, एज टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ठीक है, तो IXYZ द पार्टी नेम, सन ऑफ ये जो भी है, मुस्लिम अडल्ट बाय प्रोफेशन एडवोकेट, ये तमाम चीजें लिखनी होती है कि मैं मुस्लिम हूँ, अडल्ट बाय प्रोफेशन हूँ, अडल्ट हूँ, और बाय प्रोफेशन में एक एडवोकेट हूँ, रेजिडेंट ऑफ जो भी हो। ठीक है, हम शुड डू हेयर बाय स्टेट ऑन ओथ। ठीक है, ऑन ओथ होगा, ये एफिडेविट का प्रोसीजर है पूरा। वहां पर होता है एफिडेविट ब्रांच होती है, उसके थ्रू आप जाओगे, उसकी 50 रुपीज या 100 जो भी फीस होती है वो देना होती है। और कमिश्नर फॉर ओथ जो होता है, ओथ कमिश्नर जिसे कहते हैं, वो फिर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, तो अब क्या है पार्टी, अब क्या बोल क्या रहा है इंटरवीनर जो आ रहा है, पार्टी बनना चाहता है इस पिटीशन के अंदर, अब वो क्या बोल रहा है? दैट आई एम बाय प्रोफेशन एडवोकेट एंड नाउ join aid petitioner number 2 in the above matter and well conversant with the facts of the case। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, उसको आप थोड़ा, उसके लिए माजरत। तो टू है that accompanying application under order 1 rule 10 read with section 151 civil procedure code has been drafted and moved under my instructions, the contents thereof are true। यही बातें होती है एफिडेविट में, बस ट्रू एंड करेक्ट and same may kindly be read and treat as part and parcel of this affidavit for the sake of brevity, that a petitioner number one is my brother। Now I want to join, ये joint नहीं होगा ये join होगा, join या aid the petitioner number two in the above petition, that if the petitioner number two is aided in the above matter, so the petitioner number one will not face any difficulty in the above matter and no prejudice will cause to him, that above application may be allowed in the interest of justice as such, due to bona fide mistake he could not make party in the above matter and the same was not deliberate and willful, that whatever is stated above is true and correct to the best of my knowledge and belief। ठीक है, अब यहाँ पर होगा डिपोनेंट, डिपोनेंट कौन?
ये जो ऊपर बंदा जिस पार्टी का नाम लिखा हुआ है ना, जो बंदा इंटरवीनर बनना चाहता है, वो होता है डिपोनर, डिपोनेंट, यानी जो एफिडेविट दे रहा है, वो यहाँ पर करेगा अपनी सिग्नेचर। ठीक है, तो द डिपोनेंट अब फुली अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट as well as the contents of accompanying application and he put his signature in my presence। और यहाँ पर जो है ना कमिश्नर जो होता है, ओथ कमिश्नर हम जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर करता है सिग्नेचर अपनी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो तमाम जो भी एप्लीकेशन सिविल प्रोसीजर कोड में होती हैं, जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस एप्लीकेशन, ये मिसलेनियस एप्लीकेशन का प्रोसीजर यही होता है कि शॉर्ट से एप्लीकेशन लिखोगे आप, और टाइटल में जो है ना वो लिखोगे कि रीड विद सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। ये छोटी सी एक एप्लीकेशन लिखो, एट द एंड जो है ना वो एफिडेविट अटैच करो उसके साथ, ओथ कमिश्नर के पास जाओ, सिग्नेचर जो प्रोसीजर उसको फॉलो करो, और फिर जो है ना वो उसको कोर्ट में जमा करा। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा। तो अनस भाई, आप जो है ना, बात ये है कि आपका क्वेश्चन क्या है जो आपने लास्ट टाइम पूछ रहे थे, आई कुडंट अंडरस्टैंड, और बिजी भी था कुछ काम काज की वजह से। आ जाती है। आवाज नहीं आ रही है यार आपकी। जी जी सर। सर क्वेश्चन ये था। अब आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ी कम आ रही है लेकिन कोशिश करो। हेलो। अच्छा, तो अब ऐसा करें कि क्वेश्चन जो है ना इसको टाइप कर लें, टाइप करके और फिर जो है ना इसी चैट में मुझे बता दें, तब तक मैं जो है ना ऑर्डर 2 को शुरू करता हूँ, फ्रेमिंग ऑफ सूट। तो अब ये था कि भाई ऑर्डर नंबर 1 में तो रूल 13 थे, लेकिन हमने जो है ना मेन चीजों को ही देखा, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल जो चीजें थी उसको देख लिया हमने। ऑर्डर 2 पर आते हैं। इसके अंदर कुछ 7 रूल्स हैं। 4 रूल्स मैंने दो तीन रूल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, बाकी जो है ना उसको हम पीडीएफ में पढ़ेंगे। ऑर्डर 2 कहता है फ्रेमिंग ऑफ सूट। कि भाई सूट सूट का जो है ना वो तरीकेकार क्या होगा, किस तरह सूट को फ्रेम किया जाएगा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फ्रेम अ सूट। तो रूल नंबर 1, इट डील्स, इट टेल्स अबाउट फ्रेमिंग ऑफ सूट। एवरी सूट शall कंटेन द ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन एज टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, यानी सूट के लिए जो हमने एक प्लेंट दी है, उस प्लेंट में होंगे ग्राउंड्स। सर ग्राउंड्स किस चीज से रिलेटेड होंगे? सर वो होंगे फॉर फाइनल डिसीजन, के जज साहब जो इश्यूज डिसाइड करेंगे ना, फाइनल डिसीजन जो देंगे, उसके ग्राउंड्स तो एटलीस्ट बताए जाएं, यानी जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं, फैक्ट्स तो बताए जाएंगे। जज साहब जो है ना वो केस का डिसीजन जो दे, वो किस चीज पर दे, व्हाट मस्ट बी द फाउंडेशन ऑफ फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो एज टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये तो सिंपल एक बात है कि ग्राउंड्स तो देना बहुत जरूरी है। उसके बाद है रूल नंबर 2, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल क्लेम। ठीक है भाई, आपका जब कोई मसला है, और मसला है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का, ठीक है, वैसा हुआ कि आपने जो है ना वो डिफेंडेंट को 5 लाख एक डेट पर दिए, 4 लाख एक डेट पर दिए, और 1 लाख किसी दूसरी डेट पर दिए, यानी 3 डेट्स में आपने इन इंस्टॉलमेंट्स आपने उसको पेमेंट की है। अब जब आप केस फाइल करना चाह रहे हो कि वो आपको पैसे वापस करे, क्योंकि उसने कर्ज लिया था, और वो अगर पैसे वापस नहीं कर रहा और आप केस फाइल कर रहे हो, तो उसमें आपको बताना होगा सब चीजें क्या, कि किस डेट पर आपने दी थी, 3 जो डेट्स थी वो डेट्स मेंशन करो, और उसके अलावा जो अमाउंट आपने दिया वो सब मेंशन करो। अब मैंने ये किया कि मैं प्लान टू हूँ, मैंने ये किया कि मैंने एक डेट पर जो 5 लाख दिए थे उसको मेंशन किया, दूसरी डेट पर जो 4 लाख दिए थे उसको मेंशन किया, लेकिन जो तीसरी डेट पर 1 लाख दिया था उसको मेंशन नहीं किया। तो फिर जो है ना वो जितना मेंशन किया गया, कोर्ट सिर्फ उसे डिसाइड करेगी, बाकी जो जिसको मैंने मेंशन नहीं किया इन द प्लेंट, उसको डिसाइड नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए रूल 2 एक्सप्रेसली बता रहा है कि होल क्लेम जो भी हो हमारा आपका, उस पूरे क्लेम को जो है ना वो सूट में डालो और प्रेस करो बिफोर द कोर्ट। बट प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन एज पर जुरिस्डिक्शन। अनंत भाई, अगर आपके पास नेटवर्क इशू ना हो
तो इसका मुझे मतलब बताओ कि ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ ठीक है भाई, होल क्लेम को डालना इट्स ड्यूटी ऑफ अ प्लेंटिफ, लेकिन अगर, लेकिन वो कौन सी सिचुएशन है जब वो जरूरी नहीं है प्लेंटिफ के लिए उस वक्त के वो पूरे क्लेम को डाले, वो कुछ पोर्शन को रिलिंक्विश भी कर सकता है। ये एक सिचुएशन है। अगर आपके पास नेटवर्क ठीक है तो आप काइंडली ट्राई टू आंसर दिस, अदरवाइज आई एम हियर टू आंसर। शायद आपके पास नेटवर्क इशू है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मतलब है कि भाई मैंने आपको कहा था ना कि सपोज करें भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, और दो शहर हैं, एक शहर ए है, दूसरा शहर बी है, और प्रॉपर्टी आधी यहाँ पर है आधी वहां पर है। अब कोर्ट ये कहती है कि उस कोर्ट यानी ऑर्डर ये कहता है, रूल 2 ये कहता है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हिसाब से ही आपको प्रॉपर्टी जो है ना वो उसको मेंशन करना होगा प्लेंट के अंदर। जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी आधा टुकड़ा आधी प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में है, तो वो यहाँ पर आप मेंशन नहीं कर सकते, उसको आप वहां पर मेंशन करो वेयर देयर इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कंसर्न प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोर्ट के जहाँ पर जुरिस्डिक्शन हो उसका हिस्सा जो है ना वो आप वहां पर मेंशन करो। तो इस तरह रिलिंक्विश किया जा सकता है कि प्लेंटिफ उस पोर्शन को रिलिंक्विश करे, और जो है ना वो उसके लिए फिर सेपरेट सूट करे उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट इज रूल नंबर 4। ओनली सर्टेन क्लेम्स आर आर टू बी एडेड। ये क्या था? ओनली सर्टेन क्लेम्स आर टू बी एडेड इन अ सूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब मामला हो, तो एक सूट आपने जब फाइल किया, उसके साथ जब आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना चाहते हो, जैसे हम कहते हैं एडिशनल कॉज ऑफ एक्शन। तो एडिशनल कॉज ऑफ एक्शन जब आप किसी सूट, एक सूट तो वैसे ही चल रहा है लेकिन मैं प्लेंट को अमेंड करना चाहता हूँ, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, उसको ऐड करना चाहता हूँ रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो कोर्ट तो फिर क्या होगा कि ये कुछ सर्टेन सिचुएशंस हैं, इन ही सिचुएशंस को, इन ही ये कॉज ऑफ एक्शंस हैं, इन ही कॉज ऑफ एक्शंस को फिर ऐड किया जा सकता है, इनके अलावा नहीं। लेकिन अगर कोई इसके अलावा भी, इन तीन के अलावा भी हो, तो उसको ऐड कराने का तरीकेकार क्या होगा कि फॉर दैट यू हैव टू गेट द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट आपको अलाउ करे तो फिर आप इसके अलावा भी कॉज ऑफ एक्शंस को ऐड करा सकते हो इन दैट पर्टिकुलर सूट। चले भाई, वो तो एक्स्ट्रा अलग सिचुएशन हो गई, लेकिन ये चीजें क्या हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर मीन प्रॉफिट का मामला हो, ठीक है, यानी अनलॉफुल पोजीशन से अगर किसी बंदे ने कोई चीज अर्न की है, प्रॉफिट लिया है, बेनिफिट लिया है, तो उसको भी, उसको आप ऐड कर सकते हो क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो उसको आप ऐड कर सकते हो। या अगर क्लेम हो रिलेटेड टू द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया गया हो, आपको पता होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको चीज, यही चीज। तो क्लेम्स फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड, ठीक है, तो उसको भी एड किया जा सकता है इन सूट। इसी तरह अगर क्लेम्स इन विच द रिलीफ सोट इज बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसी नेचर का अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन हो, सेम पार्टीज के दरमियान हो, और उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी अगर लग रही हो, तो उस एडिशनल चीज को भी, उस एडिशनल कॉज ऑफ एक्शन को भी उस सूट में ऐड किया जा सकता है। तो ये था ऑर्डर नंबर 2। अब इसके कुछ और रूल्स हैं, उसको हम जो है ना वो इसको देख लेते हैं पीडीएफ के अंदर। रूल नंबर 5, क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ईयर। ठीक है, एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ये होते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का ऑनर हूँ,
और मैं कहीं फॉरेन मुल्क चला गया, मैं किसी दूसरे बंदे को कह रहा हूँ कि इस कंपनी को चलाओ मेरे बिहाफ पर, इस कंपनी को संभालो, तो उस एग्जीक्यूटर को, उस एडमिनिस्ट्रेटर संभालने वाले को, या अगर मैं बाप हूँ तो मेरा बेटा है, ठीक है, मैं बाप फॉरेन चला गया, कहीं और चला गया, मैं अपने बेटे को प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता हूँ, जिसे मैं लीगल ईयर कहता हूँ, लीगल ईयर होता है वो, तो उसको उसके खिलाफ जो प्रोसीजर फिर किस तरह होगा कि नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और ईयर as such shall be joined with claims by और against him personally। यानी अगर कंपनी से रिलेटेड कोई मैटर है तो फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर को एड कर सकता हूँ, उसके उसका उस कॉज ऑफ एक्शन को या उसके खिलाफ क्लेम को मैं उस सूट में ऐड कर सकता हूँ। अगर कंपनी से रिलेटेड हो या कोई चीज कंसर्न जिसके खिलाफ मैंने केस पहले ही फाइल किया हुआ है तो उसी को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन पर्सनली उसके खिलाफ अगर कोई मेरा मामला हो तो उसको ऐड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भाई क्या किया कि मैंने अपना सोना दिया था बैंक, गोल्ड, उस पर जो है इंटरेस्ट में लेता रहा, कमाता रहा मैं। अब मैंने जब बैंक में अप्लाई किया कि मेरा सोना मुझे वापस दिया जाए, बैंक ने मुझे सोना अपना वापस दिया नहीं। बैंक का ओनर जो है ना वो फॉरेन कंट्री में, और बैंक का जो मैनेजर है उसको चला रहा है बैंक को, ये हुआ है मैनेजर होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ये संभाल रहा है। तो अब मैं मैनेजर के मैनेजर को जो है ना वो इसके अंदर पार्टी बनाऊंगा, ऐड करूंगा, इसके खिलाफ तो केस चलेगा। ठीक है, इसको इसको यानी अब जो एडमिनिस्ट्रेटर के ये खिलाफ, यानी जो मैनेजर के खिलाफ जो केस चल रहा है, इसकी नेचर क्या है कि बैंक ने मेरा सोना जो है ना वो जब्त कर लिया है, उस वजह से मैंने मैनेजर को पार्टी बनाया। अगर मेरा कोई पर्सनल मामलात है मैनेजर के खिलाफ, और मेरे किसी दौर में उसने पैसे खा लिए थे, उस मामलात को इस सूट में इंस्टीट्यूट में नहीं कर सकता, उस मामलात को इस सूट में मैं जो है ना वो एड नहीं कर सकता, क्योंकि वो पर्सनल चीजें हैं और वो अलग चीजें हैं। तो जो पर्सनल मामलात है उस पर मैं इनके खिलाफ नहीं जा सकता, इनको नहीं एड कर सकता। बाकी जो सूट चल रहा है उसी में ही कंसर्न मामलात में सिर्फ मैं एड कर सकता हूँ। तो ये ऑर्डर नंबर 2 था, इसको अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इससे आगे डील डिस्कस करेंगे। और जो है ना टाइम भी अब खत्म हो चुका है ऑफ द मीटिंग कंसर्न। अगर क्वेश्चन हो तो आप चैट में व्हाट्सएप पर